नमस्कार दोस्तों। यूपीएससी सिविल सर्विसेज न्यूज़ डिस्कशन में आपका स्वागत है। आज 30 सितंबर 2017 को हम द हिंदू, पीआईबी और इंडियन एक्सप्रेस की कुछ महत्वपूर्ण खबरों पर चर्चा करेंगे जो प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकती है। पहली खबर है वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल्स 2017 के बारे में। कल पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय यानी कि एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने वेटलैंड्स के लिए कुछ नए नियम निकाले हैं। ये वेटलैंड्स के संरक्षण के लिए यानी कि आर्द्र भूमियों के प्रबंधन के लिए कुछ नए नियम अधिसूचित किए गए हैं। ये नियम पूर्व के 2010 के नियमों को रिप्लेस करेंगे, प्रतिस्थापित कर देंगे उन्हें। आर्द्र भूमि के बारे में आप जानते ही होंगे कि एक होता है स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, और दूसरा होता है कि समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि एक्वेटिक इकोसिस्टम। इन दोनों के बीच का जो ट्रांजिशनल एरिया होता है, जो संक्रमणकालीन क्षेत्र होता है, इसे कहते हैं हम वेटलैंड या आर्द्र भूमि। ये बायोडाइवर्सिटी में काफ़ी विविधता लिए होते हैं और एक्वीफर रिचार्ज करने में, तूफानों के समय उनकी तीव्रता को कम करने में भी ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और इनकी अभी जो स्थिति है वो धीरे धीरे डिग्रेड होती जा रही है। जलवायु परिवर्तन हो रहा है और बहुत सारे रीज़न है। हम जानते हैं पर्यावरण संरक्षण के लिए हमें कौन कौन से हमारे सामने चैलेंजेस हैं, तो इनका क्षरण हो रहा है। सो इनको बचाने के लिए ये नियम निकाले गए। तो इन नियमों में क्या क्या बात कही गई है? एक तो हर राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में एक स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी की स्थापना की जाएगी यानी कि राज्य आर्द्र भूमि प्राधिकरण की। इसका अध्यक्ष हर राज्य में पर्यावरण मंत्री होगा और केंद्र शासित प्रदेश में वहाँ का चीफ सेक्रेटरी या गवर्नर होगा। स्टेट एनवायरनमेंट मिनिस्टर या यूटी का गवर्नर या चीफ सेक्रेटरी। यह प्राधिकरण क्या क्या काम करेगा? एक तो राज्य में जितने भी वेटलैंड्स हैं उनकी सूची बनाएगा, लिस्टिंग करेगा, वहाँ कौन कौन सी गतिविधियाँ प्रतिबंधित रहेगी वह निर्धारित करेगा, प्रोहिबिट करेगा कौन कौन सी एक्टिविटीज़ वहाँ पे है। स्वयं संज्ञान यानी कि वो सुओ मोटो राज्य सरकार को एडवाइस देगा कि आप वेटलैंड्स के संरक्षण के लिए ये पॉलिसी बनाइए, ये काम कीजिए। यह संसाधनों के बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग के सिद्धांत पर कार्य करता है यानी कि वाइज यूज़ प्रिंसिपल। संसाधनों का कैसे ऑप्टिमम यूज़ किया जाए उसके ऊपर यह उस सिद्धांत पे कार्य करेगा। और इसी के अंतर्गत दो कमेटियाँ भी बनाई गई है। एक है तकनीकी कमेटी यानी कि टेक्निकल कमेटी, और दूसरी है कंप्लेंट कमेटी। जैसे राज्य में स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी बनाई है, वैसे ही राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय आर्द्र भूमि समिति यानी कि नेशनल वेटलैंड कमेटी बनाई गई है। यह कमेटी पूरे देश में वेटलैंड कंजर्वेशन के लिए राज्यों में समन्वयता लाएगी, उनके अंदर कोऑर्डिनेशन लाएगी। रामसर कन्वेंशन जो 1971 का ईरान में हुआ था, उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय महत्व के जो वेटलैंड्स हैं उनकी सूची बनाएगी। यह भी सुओ मोटो एडवाइस दे सकती है यानी कि स्वयं संज्ञान के द्वारा, और इसकी 6 महीनों में एक मीटिंग होनी चाहिए। हाँ, अब इसका अध्यक्ष कौन होगा? पर्यावरण मंत्रालय का सचिव, मतलब कि एनवायरमेंट सेक्रेटरी। एक और बात इन नियमों में कही गई है वो है डिजिटल इन्वेंट्री तैयार करना। इन नियमों के लागू होने के 1 साल के भीतर सभी राज्यों के लिए ये आवश्यक है, मतलब कि ये मैंडेटरी है सभी राज्यों के लिए कि वो एक सारे वेटलैंड्स की एक लिस्ट तैयार करे और 1 साल में उसका डिजिटल डेटाबेस तैयार कर दे। अब हम देख लेते हैं कि ये नियम कहाँ कहाँ लागू नहीं होंगे। तो जो वेटलैंड फॉरेस्ट एक्ट 1927, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, फॉरेस्ट एक्ट, स्टेट फॉरेस्ट एक्ट और कोस्टल रेगुलेशन जोन्स जो हैं नोटिफिकेशन 2011, उनके अंतर्गत लागू नहीं होंगे। अगली न्यूज़ है ग्लोबल वाइल्ड लाइफ प्रोग्राम के बारे में। यह प्रोग्राम भारत, वर्ल्ड बैंक और यूएनडीपी के द्वारा चलाया गया है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य इल्लीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड को कम करना, यानी कि जो अवैध व्यापार होता है जानवरों का उसे रोकना। इसका थीम होगा पीपल्स पार्टिसिपेशन इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। थीम याद रखने की ज़रूरत है हमें, कई बार थीम काम में आ जाती है। अब हम बात करते हैं कि इसमें एशिया और अफ्रीका के 19 देश जो शामिल है वो इसका क्या क्या इसमें कार्य किया जाएगा। तो एक तो ये कि तकनीकी का इस्तेमाल करके जानवरों का संरक्षण किया जाएगा। दूसरा है ई सर्विलांस, कैमरे लगा के ड्रोन के द्वारा ई सर्विलांस किया जाएगा। वन्य प्राणी मित्र मॉडल, गुजरात में एक ये मॉडल चलाया गया था ताकि कि जानवर और मानव के बीच का जो कन्फ्लिक्ट है उसे कम किया जा सके। तो उसी मॉडल को एक राष्ट्रीय स्तर पर चलाने के लिए भी कार्य किया जाएगा। इसमें 15 साल के लिए एक एक्शन प्लान तैयार किया गया जिसका नाम है नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान 2017 टू 2031। तो इसके अंतर्गत क्या होगा कि एक तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, उसके अंतर्गत जो भी मामले आते हैं तो उनके स्पीडी रिजोल्यूशन के लिए, त्वरित समाधान के लिए कुछ एक स्पेशल न्यायालयों की स्थापना की जाएगी। साथ ही अब प्लानिंग के लिए पहले जो नेशनल पार्क और अभ्यारण्य के बेसिस पे हम प्लानिंग करते थे वो अब जोग्राफिकल एरिया और वहाँ के लैंडस्केप के आधार पे नए प्रोग्राम बनाए जाएंगे। नई स्ट्रेटजी जो होगी वो लैंडस्केप के आधार पे होगी, ना कि नेशनल पार्क और सेंचुरी के बेस पे।
इसी के साथ में हम इंडिजीनियस ट्रेडिशनल नॉलेज यानी कि भारतीयों का वनों से जुड़ा जो परंपरागत ज्ञान है उसे भी हम मान्यता देंगे। अगला है ग्लोबल एनवायरनमेंट समिट के बारे में। यह इसका 8वां संस्करण है। यह समिट जो है वो नीति आयोग और अमेरिका की सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। कहाँ होगा? हैदराबाद में। और पहली बार है ये जब ये समिट साउथ एशिया में आयोजित किया जा रहा है। इसका थीम है वुमेन फर्स्ट, प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल। और 4 की सेक्टर पे ये मुख्य फोकस करेगा: हेल्थ, एनर्जी, मीडिया और डिजिटल इकोनॉमी। नेक्स्ट है जिबूती और इथोपिया के बारे में। भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ जी कोविंद उनकी 4 दिवसीय यात्रा के लिए जिबूती और इथोपिया जाएंगे और इसमें वे फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन और इकोनॉमिक कोऑपरेशन पे एग्रीमेंट करेंगे। तो हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या है? इन देशों की ज्योग्राफिक लोकेशन। तो हम आगे मैप में देख लेते हैं। ये देखिए ये मैप, इसमें ये हो गया जिबूती और ये हो गया इथोपिया। ये दोनों देश जो हैं वो हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत आते हैं। ये वाला जो एरिया है ना, इसे कहते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ये जो बाहर सिंह के जैसा निकल रहा है, इसमें आते हैं सोमालिया, इथोपिया, जिबूती और इरिट्रिया। आप इसके लिए निमोनिक भी बना सकते हैं: एस फॉर सोमालिया, ई फॉर इथोपिया, ई फॉर इरिट्रिया और डी फॉर जिबूती। सीड। ये चारों देश जो हैं वो हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत आते हैं। जिबूती अब हम देख लेते हैं। ये यहाँ पे ये गल्फ ऑफ अदन है और ये है रेड सी। इन दोनों को बीच में यहाँ पे जो है इसको बोलते हैं बबल मंदेब स्ट्रेट, जो ये दोनों वाटर बॉडियों को जोड़ती है। तो जिबूती इसी के पास में स्थित है, तो इसलिए इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहीं पे चाइना का मिलिट्री बेस भी है। ये लोकेशन जो है यहाँ पे स्वेज नहर भी आ जाती है। तो स्वेज नहर हो जाने के कारण सबसे ज़्यादा समुद्री व्यापार भी यहीं से होता है, तो ये चौक पॉइंट का काम कर सकता है। और इसीलिए अगर यहाँ पे कभी भी चाइना ब्लॉक कर देता है इसे, तो ये पूरी अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकता है, भारत की और अन्य देशों की भी। इथोपिया को हम देख लेते हैं। तो ये एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, यानी कि इसकी कोई भी समुद्री सीमा नहीं है और इसके पड़ोसी देश हैं सोमालिया, केनिया, साउथ सूडान, सूडान, इरिट्रिया और जिबूती। अगली खबर है नेशनल हैंडीकैप्ड फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की। कंटेक्स्ट क्या है? इन्होंने एक नई स्कीम निकाली है डिसेबल्ड सोल्जर्स के लिए, जो हमारे रिटायर्ड या इन सर्विस जो जवान हैं जो कि अब अपंग हो गए हैं, डिसेबल्ड हो गए हैं, तो उनको ये आर्थिक सहायता प्रोवाइड करेगा। किसके साथ मिलकर? जम्मू एंड कश्मीर SC/ST OBC डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ मिलकर। तो इसमें क्या होगा कि ये क्रेडिट देंगे उन्हें कंसेशनल रेट पे, मतलब उसमें ब्याज कम लगेगा और 25 लाख रुपए तक का उन्हें लोन मिलेगा ताकि वो अपना कोई बिजनेस स्टार्ट कर सके, कोई धंधा शुरू कर सके। और इसके लिए अगर उन्हें कोई प्री ट्रेनिंग की ज़रूरत होगी तो उन्हें ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जाएगी। अब बात कर लेते हैं NHFDC के बारे में। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंतर्गत आता है। नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है जो कि कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर रजिस्टर्ड है। इसका मेन काम है दिव्यांगों को फाइनेंशियल सुविधाएं देना, फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड कराता है ये, जैसे कि लोन हो गया, स्किल एजुकेशन, ये सब प्रोवाइड कराने के लिए अगर उन्हें पैसों की ज़रूरत है तो वो सब दे सकता है। और ये पूर्ण रूप से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत सरकार द्वारा अधिकृत है। और ये डायरेक्ट लोन बेनिफिशियरी को नहीं देती है, पहले देती है लोन NGO को और फिर वो NGO बेनिफिशियरी को लोन आगे पहुंचा देता है। अगली न्यूज़ है, आज हमारे राष्ट्रपति जी ने 5 राज्यों में नए राज्यपालों की नियुक्ति की है। कौन कौन से राज्यों में हुई है? तो अरुणाचल प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, असम, मेघालय। हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है? गवर्नर के बारे में जानना, गवर्नर के ऑफिस के बारे में। हाँ, तो गवर्नर जो है वो राज्य का सिर्फ नॉमिनल हेड होता है, यानी कि नाम मात्र का मुखिया। असली पावर जो है वो तो CM के पास ही होती है, हम सब जानते हैं। 5 साल का इसका कार्यकाल होता है और ये स्टेट एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, यानी कि राज्य की जो कार्यपालिका है उसमें गवर्नर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसकी शपथ कौन ग्रहण करवाता है? तो वो है हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस, लेकिन अपॉइंट करता है राष्ट्रपति। और राज्यपाल को हटाने के लिए कोई संविधान में कोई प्रोसीजर नहीं दिया गया है, सिर्फ जब तक प्रेसिडेंट की इच्छा है तब तक वो अपने पद पर बने रह सकते हैं। इस पद के लिए योग्यता क्या है कि वो भारत का नागरिक हो, कम से कम 35 साल की उम्र हो उसकी, और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे काम ना करता हो, ना MP हो ना MLA हो। और एक कन्वेंशन है कि जनरली गवर्नर को आउटसाइडर होता है, वो मतलब किसी राज्य से बाहर का कोई व्यक्ति होगा जिसको राज्यपाल बनाया जा सकता है। ये सिर्फ कन्वेंशन है, संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन क्या होता है कि लोकल राजनीति से वो प्रभावित ना हो, इसलिए जनरली वो आउटसाइडर को ही रखा जाता है। राज्यपाल को अपने विवेक से काम करने के लिए भी ज़्यादा शक्तियाँ दी गई है। डिस्क्रिशनरी पावर जो होती है, मतलब अपनी इच्छा से वो कुछ काम कर सकता है। राष्ट्रपति के पास इतनी शक्तियाँ नहीं है, क्योंकि 42वें संविधान संशोधन में कहा गया था कि राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की बात मानना बाध्यकारी है, बाइंडिंग है। लेकिन राज्यपाल के बारे में ऐसा कोई रूल नहीं है।
और कभी कोई कन्फ्लिक्ट होता है जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और गवर्नर के बीच में, तो फाइनल डिसीजन जो होगा वो गवर्नर का ही रहता है। और राज्यपाल के पास कुछ न्यायिक शक्तियाँ भी है, जैसे वो किसी भी अपराधी को दी गई सज़ा को कम कर सकते हैं या माफ़ कर सकते हैं, और राष्ट्रपति भी वैसा कर सकते हैं। तो इन दोनों में सिर्फ दो बातों पे जो है वो डिफरेंस आता है। एक है कैपिटल पनिशमेंट, यानी कि जब फांसी की सज़ा दी जाती है तो उसको माफ़ करने की शक्ति गवर्नर के पास नहीं है, वो राष्ट्रपति कर सकता है। और जो मिलिट्री कोर्ट होती है, यानी कि कोर्ट मार्शल जब होता है, तो उसकी सज़ा को भी माफ़ करने का काम गवर्नर नहीं कर सकता, वहाँ पे इसकी शक्तियाँ लिमिटेड है। गवर्नर कुछ अपॉइंटमेंट करता है, तो कौन कौन से ऑफिसेज में वो अपॉइंटमेंट करता है, तो एक तो कि मुख्यमंत्री का नियुक्ति करता है, सारे मंत्रियों की नियुक्ति करता है, स्टेट पीएससी और स्टेट इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति भी ये करता है। स्टेट पीसीएस का चेयरमैन भी और उसके मेंबर्स भी, दोनों की नियुक्ति गवर्नर के द्वारा की जाती है। एडवोकेट जनरल, वाइस चांसलर, जितने भी राज्य की यूनिवर्सिटी है उन सभी के वाइस चांसलर की नियुक्ति भी गवर्नर करता है। यहाँ एक बात ध्यान देने की है कि जो स्टेट पीएससी और स्टेट इलेक्शन कमिश्नर की है, उनको नियुक्त तो गवर्नर करता है, लेकिन अगर उन्हें हटाना है तो वो उसकी पावर गवर्नर के पास नहीं है, वो फिर राष्ट्रपति ही हटा सकता है। जैसे स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को हटाना है तो सुप्रीम कोर्ट के जज को जैसे हटाते हैं, वही प्रोसीजर पूरा फॉलो करना होता है संसद के द्वारा पारित करा के। तो इसलिए ये सिर्फ नियुक्त करता है, हटाने की पावर इन दोनों में उसके पास नहीं है। और विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन को अगर प्रतिनिधित्व पूरा नहीं मिला है तो ये नॉमिनेट कर सकता है। विधान परिषद में 1/6 भाग सदस्यों को ये चुनता है। और आप देखो तो लोअर जुडिशरी, यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट जज से नीचे के जो कोर्ट्स हैं और नीचे जो जज हैं, उनकी नियुक्ति भी गवर्नर कर सकता है। हाँ, ये गवर्नर का जो ऑफिस है ये अपॉइंटेड होता है, मतलब राष्ट्रपति द्वारा अपॉइंट किया जाता है गवर्नर को, लेकिन ये कोई सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर एम्प्लॉयमेंट नहीं कर रहा है, कोई रोजगार नहीं है, ये एक एजेंट के रूप में काम करता है राष्ट्रपति के। गवर्नर को कुछ विशेषाधिकार भी दिए गए हैं, जैसे कि ये इनके द्वारा किए गए, भले इन्होंने खुद पर्सनल कोई क्रिमिनल एक्ट भी किया है, लेकिन फिर भी इनके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग शुरू नहीं हो सकती। लेकिन हाँ, अगर पर्सनल एक्शन के हिसाब से इनके ऊपर सिविल प्रोसीडिंग शुरू की जा सकती है, वो भी 2 महीने का नोटिस दे के। और हम जानते हैं स्टेट इमरजेंसी में भी गवर्नर का रोल होता है, ये प्रेसिडेंट रूल के लिए प्रेसिडेंट को सिफारिश कर सकते हैं। अगली न्यूज़ है डीबीटी के बारे में। डीबीटी होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, यानी कि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण। अब इसको फर्टिलाइजर्स में भी शुरू कर दिया गया है। पहले कहाँ था? एलपीजी में था और एक केरोसिन में भी आ गया था। तो इन दोनों में क्या होता था कि सरकार जो है, आप पहले उपभोक्ता जो है वो पहले पैसे दे देता था और बाद में उसके बैंक में सीधा सब्सिडी का जो अमाउंट होता था वो ट्रांसफ़र कर दिया जाता था। जैसे पहले 1,000 रुपये की कोई चीज़ है तो एक बार तो ग्राहक को 1,000 रुपये ही देने, बाद में उसके 500 रुपये की जैसे अगर सब्सिडी मिलनी है तो वो 500 रुपये बाद में उसके बैंक अकाउंट में आ जाएंगे। तो फर्टिलाइज़र में क्या है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट मॉडल यूज़ में किया गया है। इसमें क्या है, जो सब्सिडी का जो अमाउंट है वो मैन्युफैक्चरर के पास जाएगा, यानी कि जो उत्पादक कंपनी है उसके पास जाएगा। तो फिर मार्केट में जो है वो हमेशा 500 रुपये में ही बिकेगी, मतलब कि जो प्रोडक्ट है, जो भी उर्वरक हम खरीद रहे हैं वो 500 रुपये में ही मिलेगा, जबकि उसकी ओरिजिनल प्राइस 1,000 रुपये है। तो वो जो डिफरेंस है वो 500 रुपये का जो है वो मैन्युफैक्चरर को सरकार देगी। और इसमें एक है नो डिनाइल पॉलिसी भी यूज़ में आएगी, मतलब आप किसी को मना नहीं किया जा सकता है कि आप कितनी अमाउंट में ही उर्वरक ले सकते हो, जिसको जितना चाहे उतना वो उतनी क्वांटिटी में उर्वरक खरीद सकता है, फर्टिलाइज़र खरीद सकता है। कंडीशन क्या होगी कि जहाँ से भी वो खरीदेगा वहाँ एक पीओएस टर्मिनल लगा होगा, वहाँ पे उसका आधार कार्ड रजिस्टर कराना ज़रूरी है कि इस आदमी ने ये फर्टिलाइज़र खरीदा है। बेनिफिट क्या होगा, एक तो कि जो टोटल सेल जो होती है वो ऐसा मानना है कि 10 से 15% कम हो जाएगी, तो इससे एक्सचेकर का बर्डन कम हो जाएगा, तो वित्तीय भार कम हो जाएगा। और दूसरा है कि ट्रांसपेरेंसी भी आ जाएगी। पहले क्या होता था कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इसमें क्योंकि ट्रांसपेरेंसी नहीं होती थी तो वो ये बता देते थे कि हमने इतने जनों को ये प्रोवाइड की है सब्सिडी, और वो भले किसी दूसरे को बेच देते थे और वो पैसे उनके पास चले जाते थे। तो इसलिए अब वो ट्रांसपेरेंसी इसमें आ जाएगी तो कि लीकेज नहीं होगा। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।